वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शाद अहमद और आज का हमारा टॉपिक है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि एक्चुअल वर्क होता क्या है। देखिए कि अगर हम डे टू डे लाइफ में अगर हम देखें तो वर्क की एक अलग डेफिनेशन होती है कि कोई भी हम काम जो कर रहे हैं जिसमें हमें हमारी एनर्जी लूज हो रही है, हमारा टाइम जा रहा है ना, तो हम उसको वर्क करें। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं बैठे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हम क्या काम कर रहे हैं, पढ़ाई का काम कर रहे हैं। आप कंप्यूटर पे कोई वर्क कर रहे हो, कोई वर्कशीट बना रहे हो, क्या काम कर रहे हो। इसी तरह आप किसी चीज को, दीवार को पुश कर रहे हो तो आप क्या काम कर रहे हो, पुश काम कर रहे हो। किसी को पुल कर रहे हो। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें जो है आप डे टू डे लाइफ में कर रहे हो, है ना। इसी तरह आप कोई वेट उठा रहे हो, सिर के ऊपर वेट उठा के चल रहे हो तो बोलेंगे क्या काम कर रहे हो, आप वेट उठाने का काम कर रहे हो। इसी तरह अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बोलूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, काम पढ़ा। बट जो साइंस है, फिजिकल साइंसेस में जो वर्क की डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग है। अब वो क्या है कि वर्क की कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती है तब जाकर हम कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ, अदरवाइज हम नहीं कह सकते हैं कि कोई काम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कंडीशंस क्या है, एक तो कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है फोर्स लगनी चाहिए, और फोर्स लगने के साथ साथ क्या होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस होनी चाहिए, वो अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहिए। उसी वक्त हम फिजिकल साइंसेस में कह सकते हैं कि कोई काम हुआ है, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे कि काम हुआ है। तो फिजिकल साइंसेस में जो वर्क डन होता है, वर्क डन किसको कहते हैं कि जब भी हम उस चीज को वर्क डन बोलेंगे जब भी किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगेगी और उसके बाद कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और उस चीज को हम क्या बोलेंगे, फोर्स। तो क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अ बॉडी मूव्स एक्चुअली अ डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और अगर हम उसका फॉर्मूला देखें तो वर्क होता है वर्क इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट एफ वेक्टर एस। इन्हीं कंडीशन से निकाला फोर्स और इसके बीच में वर्क, किसके बीच में, F इक्वल्स टू F डॉट S। अब ये डॉट प्रोडक्ट है दो क्वांटिटीज का। अब अगर इसको हमने यहां से डॉट प्रोडक्ट से कन्वर्ट करना है तो यहां पर W इक्वल्स टू F S cos थीटा, इनके बीच में cos थीटा। ये है वर्क का एक्सप्रेशन। अब जब हम देखें कि वर्क जो है क्या, इन अदर केसेस जब अब कोई भी बॉडी जो है अगर वो मूव नहीं करती है या कोई जो है डिस्प्लेसमेंट शो नहीं करती है तो हम बोलेंगे वर्क नहीं हुआ है। इसी तरीके से अब जो वर्क होता है वो क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हो गया हमारे पास जो वर्क डन जो है किसी भी फोर्सेस से क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो वर्क डन बाय फोर्सेस कैन बी नेगेटिव, वर्क डन बाय द फोर्सेस कैन बी नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है एंड पॉजिटिव। तीन केस होते हैं, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। इसी तरह अगर हम देखें कि वर्क डन जो है उसका डायमेंशन या ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट देखते हैं। ऐसा यूनिट जो है वर्क डन का क्या होगा, वर्क का क्या होगा, यहां पर फोर्स का देखेंगे। सबसे पहले फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। उसके बाद आगे जाते हैं तो उसके बाद क्या है, एस है, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो उसके बाद है कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है एक रेशो है बेस और हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड्स होती है बेस और हाइपोटेन्यूज, तो वो एक रेशो है cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, तो सिर्फ हमारे पास जो यूनिट है वो है फोर्स और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट का। तो यहां पर अगर न्यूटन, मीटर या इसी को हम जो है किस में बोलते हैं, जूल्स में बोलते हैं। तो वन ये किसके बराबर आएगा, जूल के बराबर, जूल
या अब उसके बाद अगर हम देखें कि सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट वर्क का जो है क्या होगा हमारे पास, फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है वो डाइन, और डिस्प्लेसमेंट का आएगा सेंटीमीटर। या अगर हम इसको इसमें देखें, इसमें एनर्जी में, तो वो आएगा सीजीएस यूनिट जो है वो किसके बराबर आएगा, अर्थ के बराबर, या डाइन या अर्थ यार। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला इसके बराबर आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स के लिए। अब देखिए फोर्स के लिए क्या होता है, फोर्स हमारे पास किसके बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन, आगे है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम तीनों को कंबाइन करें, मास के लिए हम यूज करते हैं m, एक्सेलरेशन के लिए l माइनस टी, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के लिए l। तो हमारे पास जो ये क्या आएगा, टोटल आएगा m l2 t माइनस 2, ये होगा डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का। उसके बाद हमारे पास आता है कि 1 जूल कितना होता है। अगर 1 जूल कितना होगा, 1 जूल जो है, अगर हम 1 जूल को डिफाइन करें तो 1 जूल होता है अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्प्लेस करता है, 1 मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट शो करता है, तो हम बोलेंगे कि जो वर्क डन है वो कितना है, 1 जूल। तो वर्क इज सेड टू बी 1 joule when a body moves actually a distance of 1 meter in the direction of applied force। तो उसको हम बोलेंगे कि कितना जो है, कितना वर्क डन हुआ है, 1 जूल। इसी तरह अगर हम 1 अर्थ को डिफाइन करें, 1 अर्थ कितना होगा, 1 अर्थ अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डाइन फोर्स लगती है और ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर अपने आप को डिस्प्लेस करता है, तो हम बोलेंगे जो वर्क डन हुआ है वो कितना है, 1 अर्थ। व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी 1 अर्थ, वर्क डन इज सेड टू बी, सॉरी, वर्क डन इज सेड टू बी 1 अर्थ व्हेन a force of 1 dyne moves a body actually through a distance of 1 centimeter in the direction of applied force। अब जूल और अर्थ के बीच में जो रिलेशन है, 1 जूल जो है वो किसके बराबर होता है, 10 raised to power minus 10 raised to power 7 अर्थ के बराबर। 1 जूल जो है वो कितना है, कितना मैग्नीट्यूड होता है उसका, अगर अर्थ के उसमें केस में देखेंगे, 1 जूल इक्वल्स टू 10 raised to power 7 अर्थ। उसके बाद हमारे पास है नेचर ऑफ वर्क। तो नेचर ऑफ वर्क में हमारे पास क्या आएगा, नेचर ऑफ वर्क। तो पहले हमारे पास आएगा नेगेटिव वर्क डन, उसके बाद पॉजिटिव वर्क डन, और उसके बाद हमारे पास 0 वर्क। अब नेगेटिव वर्क डन कब होता है कि हमारे पास, अगर हम देखें कि एक्सप्रेशन क्या है, एफ एस कॉस, वर्क डन जो है वो नेगेटिव कब होगा, अगर कॉस थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आती है, वो
वैल्यू जो है वो कितनी आती है, नेगेटिव। तो क्या आती है, नेगेटिव कॉस थीटा। अगर हम देखें कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव कब आएगा, तो थीटा जो है वो कब होना चाहिए, थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो हमारे पास जो कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, वो नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारे पास यहां पर हम ऑब्जेक्ट को फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को जो है वो फोर्स लगा रहे हैं इस पे, और ऑब्जेक्ट जो है फोर्स जब लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स है, और ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ डिस्प्लेस कर रही है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और इसमें एक और फोर्स लग रही है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स, एफ फ्रिक्शनल फोर्स। अब वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, यहां पर अगर इनके बीच में हम देखें तो वर्क जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो रही है और फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 180। तो इसमें वर्क डन जो है वो कितना होगा, cos 180 जो है वो -1 के बराबर होता है, और जो वर्क डन आएगा F इक्वल्स टू F माइनस, तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव में आएगा। तो वर्क डन जब नेगेटिव में आएगा, इस केस में हमारे पास क्या होगा, और एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑब्जेक्ट को जो है ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड्स है, जी डाउनवर्ड्स है, और ऊपर के लिए फेंक रहे हैं, तो इस वक्त जो है इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, अगर देखिए हम ऑब्जेक्ट को ऊपर के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे के लिए, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो 180 होगा, और एंगल 180 होने की वजह से क्या होगा, यहां पर वर्क डन जो है वो 0 आएगा। इसी तरीके से अगर हम पॉजिटिव वर्क डन देखते हैं, तो पॉजिटिव वर्क डन में क्या होना चाहिए, हमारे पास फिर से एक्सप्रेशन fs cos थीटा, तो यहां पर जो cos थीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, cos थीटा जो है हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, और cos थीटा जो है पॉजिटिव कब होता है, और मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, cos थीटा पॉजिटिव जो है लेस देन, थीटा जो है वो लेस देन 90 होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल में नीचे की तरफ गिराते हैं, अगेन अलोंग द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्जेक्ट को नीचे के लिए, ग्रेविटी भी नीचे के लिए, जी भी नीचे के लिए, ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में नीचे की तरफ आ रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा जो है वो कितना है, 0 है। तो cos 0 की वैल्यू जो होती है 1, तो W इक्वल्स टू Fs। तो इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन इन केस ऑफ फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट में जीरो वर्क डन कब होगा। जीरो वर्क डन होगा जब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगी, या अगर हमने फोर्स अप्लाई की है वो भी 0 है, फोर्स लगाई नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, अगर फोर्स लगाई भी है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। उस केस में वर्क डन जो है वो क्या होगा, 0 होगा हमारे पास, या थीटा जो है हमारे पास वैल्यू जो है वो इसके बराबर होगी 90। इसका मतलब है अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है उस पे जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, उस केस में वर्क डन जो है वो 0 होगा। तो F इक्वल्स टू Fs cos थीटा, अगर हम देखें cos थीटा, Fs cos 90, Fs cos 90 जो है वो 0 होगा, तो वर्क डन जो है वो 0। अब ये केसेस कब अराइज होंगे? ऐसे केसेस जो है हमारे पास जब हम देखेंगे कि हमारे पास जो एग्जांपल देखते हैं हमारे पास कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक ऑब्जेक्ट जो है एक पर्सन है कि वो एक अपने सिर के ऊपर जो है वो लोड कैरी कर रहा है, उस केस में जो अगर वो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो लग रही है डाउनवर्ड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो उस पर लग रही है नीचे की तरफ,
ऑब्जेक्ट के ऊपर, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो आपस में परपेंडिकुलर है, तो उस केस में वर्क डन जो है 0 होगा। एक फॉर एग्जांपल आप वॉल को पुश कर रहे हो और ऑब्जेक्ट जो है वो वॉल जो है वो डिस्प्लेस हो ही नहीं रही है, जो वॉल डिस्प्लेस हो ही नहीं रही है, उस केस में भी क्या होगा, जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से फोर्स के रिलेटेड जो है वो वर्क डन कैलकुलेट किया जा रहा है, और उसी के हिसाब से हम बोलेंगे कि वर्क डन 0। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे एक पर्सन है और वो जो है ऑब्जेक्ट को कैरी कर रहा है, उस वक्त हमें स्पेसिफाई करना है कि फोर्स कौन सी है। फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको हम ग्रेविटी बोल रहे हैं। तो ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो 0 होगा। फोर्स को हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। स्पेसिफाई अगर जब तक हमारे पास फोर्स स्पेसिफाई नहीं है तब तक जो है वो वर्क डन जो है हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इसी तरह अगर हम नेगेटिव वर्क डन देखना है तो हमारे पास फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रही है, ये अप्लाइड फोर्स, और यहां इस अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम वर्क डन जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तब तो पॉजिटिव आएगा, मगर अगर हम उसी में स्पेसिफाई करें कि वर्क डन जो है किसमें, फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वर्क डन कितना होगा, तो उस वक्त हमारे पास वर्क डन नेगेटिव आएगा। और अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो वर्क डन होगा वो हमारे पास जो है पॉजिटिव आएगा। जो नेक्स्ट हमारे पास है अगला टॉपिक जो है वो है वर्क डन बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्सेस। Work done by constant and variable forces। सबसे पहले कांस्टेंट का केस लेते हैं, कांस्टेंट फोर्सेस का। कांस्टेंट केस हमारे पास दो यहां पर केसेस अराइज होते हैं। अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उस पे जो फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट जो है अगर वो सेम डायरेक्शन में है, इनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा जो है वो 0 है, तो cos थीटा की वैल्यू जो है cos 0 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो अगर हम यहां पर वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन एफ एस cos थीटा होता है। थीटा जो है हमारे पास 0 है, वर्क डन जो है वो एफ एस के बराबर है। ये पहला केस है। दूसरा केस है कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो रही है और फोर्स जो है वो एक एंगल पे अप्लाई हो रही है। एंगल जो है वो ग्रेटर देन 0 और जो थीटा हमारे पास है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 है। इस केस में जो वर्क डन अगर हम देखें कि वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन फिर से हमारे पास अगर हम देखें केस फर्स्ट था, केस सेकंड, फोर्स तो कांस्टेंट है। इस वक्त यहां पर एक कंपोनेंट, अगर हम फोर्स का कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखें तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एफ कॉस ये होगा और इस डायरेक्शन में एक दूसरा होगा एफ साइन। यहां पर फोर्स अगर हमने यहां पर, तो अगर हम वर्क डन यहां कैलकुलेट करें तो हम ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स का कंपोनेंट लेंगे एफ कॉस थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट एस एफ कॉस थीटा, तो वर्क डन जो है हमारे पास कितना आता है एफ एस कॉस थीटा
इसको हम एक और अलग तरीके से अगर हम लेते हैं कि कंपोनेंट लेंगे किसका, डिस्प्लेसमेंट का, तो फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं यहाँ W इक्वल्स टू F ब्रैकेट S cos थीटा। वापस हमारे पास जो वर्क डन का जो एक्सप्रेशन आएगा F S cos थीटा, ये हमने निकाला किसमें, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस। इसी तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस का, तो अब जो हमारे पास जो फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो फोर्सेस जो है हमारे पास जो है वेरिएबल में है, चेंज हो रही है। तो फॉर एग्जांपल हम एक यहां पर एक ग्राफ लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और वाई एक्सिस पे हम फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोर्स जो है वो चेंज हो रही है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। इस वक्त अगर हमें कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है हम दो लिमिट्स लेते हैं एक्स ए और अपर लिमिट इस ग्राफ का लेते हैं एक्स बी। तो हम यहां पर एक स्मॉल जो है स्मॉल स्ट्रिप्स जो है वो ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस स्ट्रिप का जो है फोर्स कैलकुलेट करना है, यहां पर मैं इसको प्लॉट करता हूं पी क्यू से एस, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे पास, जबकि हमारे पास फोर्सेस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है जो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड जो है वो निकालेंगे। तो उसके लिए हम एक मेथड लगाएंगे, उस मेथड में हम जो है, क्योंकि एक वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, फोर्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास चेंज हो रही है, वो वैल्यू जो है कांस्टेंट नहीं है। इस वक्त फोर्स निकालनी है, तो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस स्मॉल स्ट्रिप का अगर हम यहां पर इस वक्त फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स किसके बराबर है, सॉरी वर्क डन इक्वल्स टू, अगर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मान लो कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल dx, और फोर्स जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लेते हैं F। तो वर्क डन जो है वो किसके बराबर आएगा, स्मॉल वर्क डन जो है वो F ds के बराबर। अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है यहां से, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इन प्रॉपर लिमिट्स में अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो W इंटीग्रेशन ऑफ dW, इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या ली, एक्स ए टू एक्स बी एफ डी। अब अगर मैं f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं और dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो किसके बराबर आएंगी वैल्यूज जो है हमारे पास, अब देख सकते हैं वैल्यूज, अगर dx किसके बराबर है और ps किसके बराबर है, फोर्स का मैग्नीट्यूड लेता हूं मैं F इक्वल्स टू PS और ds इक्वल्स टू PQ। तो यहां पर W इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, x इनटू b Fs इनटू PQ। और अगर हम ये देखेंगे तो ये किसका एरिया होगा, इस एरिया इसका ये किसके बराबर है, स्ट्रिप के। तो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन किसके, F(A)x, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप किसके बराबर आ रहा है, एरिया ऑफ स्ट्रिप के बराबर। टोटल वर्क डन अब अगर निकाले हम, तो टोटल वर्क डन किसके बराबर, और मैं इसको यहां पर लेबल कर रहा हूं A, ये B, C और P। तो टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा, देयरफॉर टोटल वर्क डन, तो पूरा एरिया हो जाएगा, तो एरिया ऑफ A B C D A, ये जो है हमारे पास टोटल
वर्क डन हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब हमारे पास फोर्सेस जो है वो क्या होगी, वेरिएबल फोर्सेस होगी। और वेरिएबल फोर्सेस जो है हम किसको बोलते हैं, वेरिएबल फोर्सेस फॉर एग्जांपल जब ऑब्जेक्ट का या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, तो वेरिएबल फोर्स को बोलते हैं हम सबसे पहले, वेरिएबल फोर्स हम उन फोर्सेस को बोलते हैं या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, या जब ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, तो उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल फोर्सेस। तो वेरिएबल फोर्सेस में अगर हमें वर्क डन निकालना है तो वर्क डन जो है हमारे पास किसके बराबर आएगा, मैंने यहां पर ग्राफ प्लॉट किया है। ग्राफ में हमें क्या दिखा है कि ग्राफ में हमने जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स एक्सिस पे ली है और जो फोर्स जो है हमने वाई एक्सिस पे ली है। तो यहां पर एक ग्राफ के अंदर जो है जो यूनिफॉर्म नहीं है, यहां पर जो है वो चेंज हो रहा है, तो उसका जो है उसमें हमने स्मॉल स्ट्रिप्स जो है वो ड्रॉ किए। तो एक स्ट्रिप्स ली है मैंने पी क्यू आर एस और उसका एरिया जो है मैंने कैलकुलेट किया है। तो उस पे वर्क डन कितना होगा, वर्क डन जो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो स्मॉल वर्क डन, तो अगर हमें टोटल वर्क डन चाहिए तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद इन प्रॉपर लिमिट्स। इंटीग्रेट करने के बाद जो है हमारे पास क्या होगा, जो फोर्स है वाई एक्सिस पे वो किसके बराबर होगी, पीएस के बराबर, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। और उसके बाद पुट करने के बाद हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो आएगा पी एस इंटू पी क्यू, और पी एस इंटू क्यू पी क्यू किसके बराबर है, वो है उस एरिया ऑफ स्ट्रिप के बराबर। तो ये हमारे पास वर्क डन जो है, जो इस स्मॉल स्ट्रिप में वो वर्क डन कितना है वो कैलकुलेट किया हमने, वो निकला है इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर एरिया स्ट्रिप। तो लिमिट्स क्या है, एक्स ए टू एक्स बी। तो टोटल वर्क डन किसके बराबर है, वो है एरिया ए बी सी डी। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि फोर्सेस जो है, जब हमारे पास वेरिएबल फोर्सेस हैं और वेरिएबल फोर्सेस की में हम उस कंडीशन में हम वर्क डन किसके बराबर होता है, वो होता है वर्क डन टोटल एरिया जो हमारे पास अंडर द ग्राफ आएगा उसके बराबर है। और अब नेक्स्ट वीडियोस में हम अगला जो है इसका टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे और उसमें देखेंगे कि उसकी जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें क्या क्या जो है, कहाँ ये टॉपिक हमारे पास जो हमने पढ़ा है वो कहाँ यूज होगा वो देखेंगे।